हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंजाब विजय। देखो, अगर आप ये जानना चाहते हो कि पंजाब को कैसे जीता गया, किस हालात में उस समय का पंजाब था, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है उसके बैकग्राउंड का। उस समय का पंजाब का कल्चर कैसा था, किस किस एरिए को पंजाब बोला जाता था, और किस किस अंग्रेज शासक या गवर्नर ने, अंग्रेज के गवर्नर होते थे उस टाइम पे, कौन कौन से गवर्नर जनरल ने क्या क्या स्ट्रेटजी अपना के इनको जीता था। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो आज का छोटा सा पंजाब है ये उस समय पंजाब नहीं था। वो एक संयुक्त पंजाब, जिसको आज संयुक्त पंजाब बोला जाता है ना, एक टर्म आई है अभी अभी, वही संयुक्त पंजाब था उस समय। उस संयुक्त पंजाब में आज के पंजाब वाला हिस्सा, कांगड़ा वाला हिस्सा जो कि कांगड़ा, कुल्लू, ये सभी पंजाब के अंडर आता था। और आज का जो पूरा हरियाणा का क्षेत्र है, दिल्ली तक का हरियाणा, ये भी पंजाब के अंडर आता था। और एक बहुत बड़ा हिस्सा डिवाइडेशन के समय पंजाब में चला गया, 1947 में पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। वो जो पाकिस्तान का पंजाब था, पेशावर का, लाहौर का, वो सभी पंजाब भी इसी पंजाब में आता था, जो कि जिसको संयुक्त पंजाब बोला जाता है, या वो पंजाब जो अंग्रेज़ों ने जीता था। और इस पंजाब के कल्चर की एक खासियत थी, इसमें किसी भी जाति धर्म को छोड़कर मुद्दों की लड़ाई होती थी, हमेशा मुद्दे पे ही लड़ाई की जाती थी। यानी ऐसा नहीं था कि कोई भी जाकर शासन पर बैठ जाएगा, यहाँ पे काबिलियत के दम पर शासन मिलता था। ये बात आपको पता चलेगी रणजीत सिंह के समय में। जो उनका सेनापति था वो मुस्लिम था, और जो रणजीत सिंह की 25% सेना थी वो भी मुसलमान थी। और जो रणजीत सिंह का मतलब जो उसका वित्तीय या खजांची था, वो भी मतलब एक सिख नहीं था, वो हिंदू था। जबकि रणजीत सिंह खुद एक सिख परिवार से आते थे, और उन्होंने प्रशासन में भी हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को बराबर की भागीदारी दे रखी थी। इससे पता चलता है कि उनके शासन प्रशासन में, या जो उस समय का पंजाब था उसके शासन प्रशासन में काबिलियत को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था। और वैसे भी पंजाब का एक कल्चर रहा है, जो भी पंजाब है उस समय का, उसके कल्चर में ज़्यादा दम था, धर्म में कम दम था। या समझ रहे हो मेरी बात। यानी कि उस समय पे पंजाब को एक अलग ही तरह का प्रांत माना जाता था, जिसमें जो भी इंसान इस प्रांत में आता था वो आपस में भाई बहन माना जाता था, या आपस में उनकी एकता थी, यूनिटी थी बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे धर्म प्रधान था, वहाँ पे संस्कृति प्रधान थी। जो इनके त्योहार थे, फेस्टिवल थे, जो इनका पंजाबी कल्चर चला आ रहा था, गलत के खिलाफ लड़ना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, वो सब चीज़ें इनको यूनाइट करके रखी हुई थी। ठीक है, तो हम उसी दिशा के हिसाब से पंजाब की विजय पढ़ेंगे। पंजाब को कैसे विजय किया गया, और कैसे यहाँ पर रणजीत सिंह का शासन आया, और फिर कैसे इसको अंग्रेज़ों ने जीता। उससे पहले सिर्फ एक छोटा सा मैं फैक्ट बता देता हूँ। सिंध एक प्रांत है जो अभी पाकिस्तान में है, वो कभी भारत का हिस्सा होता था। उस सिंध को जीता गया था, उससे रिलेटेड 3-4 फैक्ट इतनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मैं बता देता हूँ। सिंध जो प्रांत अभी पाकिस्तान में है, एक तो यही क्वेश्चन पूछते हैं, इसको किसने जीता था। इसको लॉर्ड एलनब्रो ने जीता था। सिंध भी बहुत बड़ा एरिया था, ये मान लो मतलब पंजाब के बराबर का ही एरिया मान सकते हैं आप इसे, क्षेत्र में बहुत बड़ा था। लेकिन अभी पाकिस्तान में तो हमारे लिए कम इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन उस समय हमारे देश का हिस्सा था। तो 2-4 क्वेश्चन इसे पूछ लेते हैं। सिंध को लॉर्ड एलनब्रो यानी भारत का गवर्नर जनरल उस समय पे ये था। 1843 में इसको जीता गया था, और पहला गवर्नर इसका, सिंध का गवर्नर चार्ल्स नेपियर को बनाया गया था। लॉर्ड एलनब्रो पूरे भारत का गवर्नर जनरल था, और सिंध का गवर्नर जनरल बनाया गया चार्ल्स नेपियर को। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जब लॉर्ड एलनब्रो ने फाइनली सिंध को जीता, तो चार्ल्स नेपियर ने एक मतलब टर्म दी थी। क्या टर्म थी? जब अंग्रेज अफगानिस्तान से हार कर आ रहे थे, अफगानिस्तान में बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद इन्होंने सिंध जीत लिया। तो चार्ल्स नेपियर ने ये कहा था, यानी जो अफगानी गुस्सा था, अफगानों का गुस्सा था, वो सिंध पर निकल गया। और जो ये सिंध विजय थी, ये अफगानी तूफान की पूंछ थी। अफगानी तूफान मतलब अफगानों पे जो गुस्सा अंग्रेजों को आया था, इस सिंध की पूंछ पर निकाल दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ये स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं किसने दी, तो चार्ल्स नेपियर ने दी थी। अब चलते हैं जी आगे, जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू में क्या होता है कि पंजाब में है ना, पंजाब में अहमद शाह अब्दाली आता है, और अहमद शाह अब्दाली
पूरे पंजाब को रौंद कर चला जाता है, उत्तर भारत को रौंद कर चला जाता है, लेकिन पंजाब में वो तहलका मचा देता है। उस समय पे पंजाबियों में ये बात बैठ जाती है कि मतलब जोड़ा हुआ धन कभी काम नहीं आएगा, लेकिन जोड़ा हुआ शरीर यानी जो अपना फिजिकल वर्क है या जो फिजिकल मतलब कैपेसिटी है या आप जो शारीरिक ताकत है वो हमेशा काम आएगी। तो पंजाबियों में एक कहावत है आज भी, मतलब वो अहमद साहब दाली के बाद ही उन्होंने इस पे ज़्यादा गौर किया कि खादा पीदा लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा, यानी खाओ पियोगे तो वो शरीर में जाएगा और अगर जोड़ के रखोगे तो उसको अहमद साहब दाली ले जाएगा। यानी सिख पहले भी गुरु गोविंद सिंह के समय से ही ये बहुत महान लड़ाके, बहुत मजबूत लड़ाके रहे थे, युद्ध कौशल में ये जबरदस्त थे, लेकिन इन्होंने अहमद साहब दाली के बाद टोटली पावर अपनी पूरी बॉडी पे लगा दी। ये कह सकते हो कि एक तरह से जो बच्चे थे इनके या जो इनके हाउसमैन थे उन्होंने पूरी तरह से अपनी सारी ताकत पहलवानी में झोंक दी, यानी फिजिकली रूप से इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग बना लिया। और जब ये फिजिकली रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो गए, इनकी युद्ध कला पहले ही बहुत मजबूत थी, लेकिन पहले क्या था कि बंदा सिंह बहादुर के बाद ये यूनाइट नहीं हुए थे। तो ये यूनाइट कब होना शुरू होते हैं, ये अहमद साहब दाली के बाद भारत में खासकर उत्तर भारत और पंजाब में इतनी बुरी स्थिति आ जाती है कि ये पूरे के पूरे सिख है ना, पूरा का पूरा जो पंजाब है ये तितर बितर हो जाता है। ये मान लो यहाँ पे इतनी अव्यवस्था आ जाती है कि कोई भी जो कि पावरफुल है यहाँ पे दोबारा से अपना राज जमा सकता था। ये कह सकते हो कि यहाँ पे शून्य की स्थिति हो गई थी। शून्य की स्थिति मतलब जो भी यूनाइट हो गए पंजाब को इकट्ठा करके यहाँ पे राज करना चाहता था उसके लिए ये एक उचित मौका था। समझ रहे हो मेरी बात, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, एक बिल्कुल बढ़िया मौका था इस समय पंजाब को यूनाइट करके इस पे रूल करने का। तो उस समय क्या होता है कि सिख जो कि मजबूती पकड़ रहे होते हैं ये अहमद साहब दाली के बाद बहुत ज़्यादा, तो ये क्या करते हैं कि फैजलपुर एक जगह है, फैजलपुर ये पंजाब में जगह है, यहाँ के एक सरदार जी होते हैं, सिंह साहब होते हैं, उनका नाम होता है कर्पूर सिंह। ये कर्पूर सिंह खालसा दल की स्थापना करते हैं। एक तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि खालसा दल, ये दल देखो खालसा दल आज भी चला आ रहा है। तो ये खालसा दल की स्थापना किसने शुरू की थी, तो ये कर्पूर सिंह ने की थी जो कि फैजलपुर के थे। और क्या होता है कि 1773 तक आते आते ये खालसा दल पूरे पंजाब को जीत लेता है, यानी पंजाब को यूनाइट कर देता है और पूरा पंजाब खालसा दल के नीचे, झंडे के नीचे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसमें 12 मिसल बन जाती हैं। 12 मिसल का मतलब है कि 12 सरदार बन जाते हैं ये पंजाब के, या ये कह सकते हो कि पंजाब में रूल करने वाले 12 क्षेत्र बांट दिए जाते हैं और जो वो 12 क्षेत्र होते हैं उनमें 12 रूलर रूल कर रहे होते हैं। सरदार का मतलब यहाँ से मेरा वो होगा जो कि रूल कर रहा है या रूलर है। एक सरदार कौम भी है जिसको मतलब सिंह कौम कहते हैं, आपको पता है सिख कौम कहते हैं, जो कि गुरु नानक से लेके खालसा दल की स्थापना से गुरु गोविंद सिंह ने शुरू की थी, वो एक कौम है। और जो मैं यहाँ सरदार दे रहा हूँ वो एक टाइटल है, मतलब कि एक रूलर है। तो उस समय पे तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो क्या होता है कि 1773 तक पंजाब को पूरी तरह से यूनाइट करके इस पे खालसा दल की स्थापना हो जाती है और 12 मिसलों में पंजाब बंट जाता है जहाँ पे 12 रूलर रूल कर रहे होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि एक शुकर चकिया मिसल होती है, ये मिसल के प्रधान होते हैं महासिंह। एक तो यही क्वेश्चन आ जाएगा कि शुकर चकिया मिसल के प्रधान कौन थे, तो वो महासिंह थे। और रणजीत सिंह का संबंध भी इसी शुकर चकिया मिसल से था, यानी कि जो रणजीत सिंह थे वो भी इसी शुकर चकिया मिसल के थे। ये भी बहुत बार आ जाता है रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था, तो वो था शुकर चकिया मिसल से। दूसरी बात ये है, और रणजीत सिंह के पिता का नाम था महासिंह, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो शुकर चकिया मिसल है ना, रणजीत सिंह इसको बहुत ज़्यादा मजबूत बना देते हैं, इतनी मजबूत बना देते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता 12 मिसलों को 12 की 12 मिसलों पे रणजीत सिंह जी का रूल हो जाता है, रणजीत सिंह का शासन हो जाता है। तो जो शासन होता है उसके बाद क्या होता है, रणजीत सिंह जी जो थे ये एक सिख कम्युनिटी से आते थे, सिंह साहब थे यानी सरदार जी थे। और इन्होंने क्या किया कि सिखों को यूनाइट करके 12 मिसलों को ये कह सकते हो कि एक पूर्ण पंजाब का रूप दे दिया और पूर्ण पंजाब पे इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया या पूर्ण पंजाब को इन्होंने जीत लिया। ये महाराजा रणजीत सिंह ने किया था और ये पंजाब की हिस्ट्री में इनका बहुत अहम योगदान है। जो इनको जीता गया था वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे जीता गया था। 1799 में इन्होंने
सबसे पहले रणजीत सिंह को लाहौर का शासन मिला, यानी कि लाहौर का शासक पद इनको मिला। और लाहौर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब की राजधानी लाहौर थी उस समय पे। और ये कहावत थी, लाहौर की इंपॉर्टेंस आपको इससे पता चलेगी, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या उन्हें दुनिया नहीं वेखी, यानी कि इतनी महत्वपूर्ण जगह थी लाहौर की पंजाब में। तो ये जो लाहौर राजधानी थी, ये एक रणजीत सिंह इसको जीत लेता है। कब जीत लेता है? 1799 में। और कैसे जीत लेता है? जमान शाह अफगानिस्तान का शासक होता है, और जब वो यहाँ से युद्ध करके जा रहा होता है, भारत से वो लड़ाई करके यहाँ की धन दौलत को लेके जा रहा होता है, तो उस समय पे क्या होता है कि उसकी जो तोपें हैं वो चिनाब नदी में गिर जाती हैं। और जब वो चिनाब नदी में गिर जाती हैं, वो चला जाता है, वो जल्दी जल्दी निकलते थे यहाँ से अटैक करके। तो उसके बाद क्या होता है कि रणजीत सिंह उन तोपों को निकलवा के जमान शाह के पास भेज देता है। और जमान शाह को यहाँ से बस ऐसा एक अपना मतलब रूलर चाहिए होता है जो कि उसको प्रॉपर टैक्स भेजता रहे। लाहौर उस समय जमान शाह के अंडर होता है, लेकिन अफगानिस्तान का शासक जमान शाह लाहौर रणजीत सिंह को दे देता है, और ये कहता है कि तू मेरे को टैक्स भेजते रहना। तो लाहौर इस तरह से रणजीत सिंह के पास आ जाता है। तो ये बहुत ही इनका अजीब अलग किस्सा है, मतलब इंटरेस्टिंग वे में कह सकते हो, इंटरेस्टिंग किस्सा है एक। और इस तरह से जो लाहौर इसकी राजधानी थी, राजनीतिक राजधानी थी, वो रणजीत सिंह के अंडर आ जाती है। और कौन देता है इसको, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जमान शाह, जो कि अफगानिस्तान का शासक था। 1802 में रणजीत सिंह क्या करता है? अमृतसर को जीत लेता है। और जो ये अमृतसर थी, ये इसकी धार्मिक राजधानी थी। सॉरी, यहाँ पे ये काट लेना, आर्थिक नहीं है, ये धार्मिक। अमृतसर का धार्मिक महत्व था, और ये इसकी धार्मिक राजधानी थी पंजाब की। और 1802 में ये रणजीत सिंह अमृतसर को भी जीत लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछते हैं कि रणजीत सिंह कब जीतता है अमृतसर को, तो 1802 में। लाहौर को कब जीता है, ये टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साल 1799। तो इसके बाद क्या होता है? रणजीत सिंह 1805 में जम्मू को जीत लेता है, कश्मीर को जीत लेता है। 1809 में क्या करता है कि 1809 तक आते आते वो क्या करता है कि मतलब जम्मू कश्मीर को और जो पेशावर था, इन सभी एरियो को जीत लेता है। उसके बाद क्या होता है? 1809 में अंग्रेज उससे घबरा जाते हैं कि ये अपने राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार कर रहा है, जो रणजीत सिंह है। तो वो अमृतसर की संधि करते हैं उसके साथ, रणजीत सिंह के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है कि कौन सी संधि हुई थी अंग्रेजों की? अमृतसर की संधि। कब हुई थी? ये साल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1809 में। ये अमृतसर की संधि अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच होती है। और इसमें क्या होता है कि अंग्रेज और रणजीत सिंह हैं जो दोनों, सतलुज नदी को अपने राज्य की सीमा बना लेते हैं। यानी सतलुज से इंडिया की तरफ जो राज होगा वो होगा अंग्रेजों का, और सतलुज से जो पंजाब की साइड, यानी पंजाब और आज के पाकिस्तानी पंजाब की साइड राज होगा, वो होगा रणजीत सिंह का। और उधर वो अपना राज्य किधर भी फैला सकता है, जम्मू कश्मीर में, नेपाल, भूटान, चीन, तिब्बत में, लेकिन वो सतलुज नदी को पार करके भारत में नहीं आ सकता। ये सतलुज नदी रणजीत सिंह के राज्य की सीमा बन जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नदियाँ हैं पंजाब में, वो किसको सीमा बनाते हैं? सतलुज को। सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, ठीक है, ये नदियां हैं। और ये जो समझौता होता है ना, उस समय गवर्नर भी पूछ लेते हैं, उस समय गवर्नर लॉर्ड मिंटो था गवर्नर। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ल्स मेटकाफ जो होता है, चार्ल्स मेटकाफ को कोई समझौते में बिचौलिया बनाया जाता है, यानी चार्ल्स मेटकाफ की वजह से ये समझौता जो है सफल होता है, ये संधि सफल होती है, अमृतसर की संधि। तो उधर तो इसकी सीमाएं बंद हो जाती हैं रणजीत सिंह की, तो वो नई सीमाएं खोल लेता है, नए मोर्चे खोल लेता है। और वो क्या क्या जीतता है? 1811 में कांगड़ा को जीत लेता है, 1813 में अटक को जीत लेता है, 1815 में मुल्तान को, कश्मीर को, पेशावर को जीत लेता है। और जो रणजीत सिंह था, वो महाराजा रणजीत सिंह इतना पावरफुल था, और उससे भी ज़्यादा जो मतलब मजबूत उसकी सेना थी, और जो उसके ये थे सेनापति थे, वो इतने काबिल थे। रणजीत सिंह है ना, एक अच्छा प्रशासक था, अच्छा रूलर था, पर जो उसके पास फाइटर थे ना, वो रणजीत सिंह से भी बेहतरीन युद्ध कौशल में थे। जैसे हरि सिंह नलवा था। हरि सिंह नलवा के बारे में बताते हैं कि आज भी उसको पाकिस्तान में एज ए मतलब टेररिस्ट कह सकते हो, ऐसे पढ़ाया जाता है, या ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे वो पाकिस्तान के लिए एक विलन है, यानी पाकिस्तान के लिए उसको एज ए मतलब बुरे व्यक्ति की तरह पढ़ाया जाता है। कैसे? ये बताते हैं कि एक पठान कौम है जो कि फाइटर कौम है मुसलमानों में, उसने पठानों को सलवार पहना के नचवा दिया था, मतलब इतना ज़्यादा लड़ाका था वो हरि सिंह नलवा।
और उसने अफगानिस्तान भी जीता था। अफगानिस्तान अगर ये बताते हैं किसी ने जीता है तो सिर्फ और सिर्फ सिखों ने जीता है, और हरि सिंह नलवे ने पहले टाइम देकर फिर अफगानिस्तान को जीता था। ये हरि सिंह नलवा इतना मजबूत सेनापति था सिखों का। इसके साथ दीवान चंद था, मोकम चंद था, मैंने नाम नहीं लिखे हैं, वो आप खुद राइट कर लेना, खुद लिख लेना। तो दीवान चंद था, मोकम चंद था, हरि सिंह नलवा था। इन्होंने जो रणजीत सिंह था उसका राज्य बहुत दूर दूर तक फैला दिया। ये भी बताते हैं जो रणजीत सिंह था उसने तिब्बत भी जीता था, तिब्बत को, सिक्किम को, और नेपाल के कुछ हिस्से को, तराई के क्षेत्र को, हिमाचल को, जम्मू कश्मीर को, अफगानिस्तान को, पेशावर को, आज के पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान पंजाब वाला प्रोविंस है उसको, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है जो पाकिस्तान वाला उसको। तो इस पूरे एरिए को रणजीत सिंह ने जीत लिया था। उसके पास इतनी ज़्यादा बल, बुद्धि, ताकत और सामर्थ्य था, इतनी कैपेसिटी थी, और जो उसके सेनापति थे उनका इसमें विशेष योगदान था। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1814 में उसको कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है अफगानिस्तान के शासक से। ये भी पूछ लेते हैं कि रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किससे मिला? अफगानिस्तान के शासक से। और कब मिला? तो 1814 में मिला। तो इस सारे एरिए को जीतकर फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, तो 1839 में रणजीत सिंह की मौत हो जाती है, यानी वो डेड हो जाता है, मर जाता है। इसके बाद ये मान लो कि जो सिख साम्राज्य था उसका बुरा टाइम शुरू हो जाता है। तो उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं उसका तो वो बहुत ही निकम्मे साबित होते हैं, और उसकी सेना में फूट पड़ जाती है। उसकी सेना में क्या होता है कि अलग अलग समुदाय के लोग आ जाते हैं। देखो, कश्मीर से डोगरा समुदाय आ जाता है, पंजाब में सिख समुदाय होता है। अच्छा, जो आज का प्रोविंस था पाकिस्तान उसमें मुस्लिम समुदाय का भी प्रभुत्व होता है। तो इस तरह से समुदाय में गुटबंदी हो जाती है, जितने भी ये समुदाय होते हैं, और दरबार में गुटबंदी का शिकार करके जो भी जिसकी साइड भी लेता है उसी को मारना, एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है, जो एकमात्र रणजीत सिंह का वैलिड उत्तराधिकारी था, लीगल उत्तराधिकारी था, उसका नाम खड़क सिंह था, उसको राजा किंग बनाया जाता है, उसको पंजाब का राजा बनाया जाता है रणजीत सिंह के बाद, लेकिन उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर ये भी पूछ लेते हैं सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसके बाद किसको राजा बनाया जाता है? नौनिहाल सिंह को पंजाब की गद्दी पर बैठाया जाता है, लेकिन उसकी भी हत्या हो जाती है। मैं बता रहा हूँ ना, डोगरा सिखों में और जो पाकिस्तान का पंजाब था, इनके समूह बटे हुए थे। इनके आपस में जो भी राजा बैठता था उसको ये मार देते थे आपस में खुंदक निकाल के। तो उसके बाद क्या होता है कि नौनिहाल सिंह की हत्या हो जाती है। इसकी हत्या के बाद शेर सिंह को बैठाया जाता है, लेकिन फिर वो भी मारा जाता है। फिर रानी जिंदा अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का मौका देती है। मैंने बताया था, जब भी कोई राज्य कमज़ोर होता है तो उत्तराधिकारी निकम्मे होते हैं, तो बाहरी शक्ति हस्तक्षेप करने लग जाती है और अंग्रेजों का इंटरफेयर बढ़ जाता है। और वो क्या करते हैं, दलीप सिंह को अपना पंजाब का राजा बना देते हैं, और दलीप सिंह की सिक्योरिटी में लगा देते हैं उसकी मां महारानी जिंदा कौर को। यानी दलीप सिंह एक मजबूत राजा नहीं होता, लेकिन उसके पीछे अंग्रेज होते हैं, तो वो मतलब सब उसको हाथ लगाने से डरते हैं, और उसकी सिक्योरिटी में बैठ जाती है उसकी माँ जो होती है महारानी जिंदा कौर। इसके साथ ही पंजाब में वेतन नहीं मिलता है सैनिकों को रणजीत सिंह के मरने के बाद। वो बहुत ही ज़्यादा हतोत्साहित होते हैं, और जो सेनापति होते हैं वो भी बार बार उनको भी मार दिया जाता है। तो पूरी अव्यवस्था फैल जाती है। इस अव्यवस्था मैंने बताया था, देखो, दलीप सिंह को राजा बना दिया जाता है, उसके पीछे अंग्रेज होते हैं, और रानी जिंदा को संरक्षक। और जब क्या होता है कि पूरी अव्यवस्था फैल जाती है, और पंजाब में जो अंग्रेज रेजिडेंट रख देते हैं ब्रिटिश अपना, साथ में वहाँ एक सेना रख देते हैं, लेकिन क्या होता है उस सेना को मारकर भगा दिया जाता है, और फर्स्ट एंग्लो सिख वार की पृष्ठभूमि बनाई जाती है। क्योंकि 1845 में क्या होता है, सिख जो होते हैं वो सतलुज नदी को पार कर आक्रमण कर देते हैं, सतलुज नदी के पार के क्षेत्र पर। और अंग्रेज इस मौके की ताक में रहते थे कब उनको कोई बहाना दे, क्योंकि अंग्रेज तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने साम्राज्य को फैलाना चाहते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है, और ये होना शुरू हो जाता है। ये डेट आप याद रखना, मैंने लिखी नहीं है, बता देता हूँ, आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1845 से 1846 तक क्या होता है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आपके,
और उससे भी इम्पोर्टेंट है उस समय का गवर्नर जनरल, उस समय पंजाब पूरे भारत में लॉर्ड हार्डिंग था। और यही लॉर्ड हार्डिंग के समय में पहला एंग्लो सिख वॉर होता है। तो ये पहला एंग्लो सिख वार होता है किसके समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और यहाँ पे 4 लड़ाइयाँ होती हैं, इनका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं, मुद्दकी की, फिरोज शाह की, आलीवाल की, और ये 4, और एक और लड़ाई होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये 3 इंपॉर्टेंट है, मुद्दकी, फिरोज शाह, आलीवाल और सुब्बा रान की। ये 4 लड़ाइयाँ होती हैं और इसमें सिख बुरी तरह से हार जाते हैं। और हार्डिंग जो होता है वो पंजाब में उसका शासन तो नहीं आता, लेकिन पंजाब के कुछ एरिया जीत लेता है। वो जो सिखों की सेना होती है उसको पूरी तरह से कम कर देता है, सेना को तोड़ देता है। साथ में जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उसको दोबारा बैठाया जाता है, लाहौर के खर्चे पर एक अंग्रेजी सेना रखी जाती है। इसी के साथ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत संधि, इस युद्ध के बाद एक संधि होती है जिसको लाहौर की संधि कहते हैं, ये 1840 में होते हैं। ये पूछेंगे फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद कौन सी संधि हुई, लाहौर की संधि हुई। कब हुई, 1846 में हुई। किसके बीच हुई, सिखों और लॉर्ड हार्डिंग के बीच में हुई थी। और इस संधि के बाद लाहौर है जो अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है, जम्मू कश्मीर अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है। और इसके तुरंत बाद सिख फिर हमला कर देते हैं 1840 में, फिर वो हार जाते हैं। फिर भैरोंवाल की संधि होती है। इस संधि के बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रानी जिंदा को पंजाब से निकाल के आज के उत्तर प्रदेश में भेज दिया जाता है, लखनऊ में। और ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रानी जिंदा को कब पंजाब से बाहर भेजा जाता है पेंशन देकर, 1840 में, भैरोंवाल की संधि के बाद। इसके बाद सिखों की सेना और कम कर दी जाती है और वहाँ से अफगानिस्तान जाने के लिए एक रास्ता बनाया जाता है अंग्रेजी सेना के जाने के लिए। और सिखों को बिल्कुल एक तरह से ये मान लो उन पर बैन उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं ताकि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई लड़ाई या युद्ध ना लड़ सकें। उसके बाद क्या होता है, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बन के आता है 1848 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का। आपको पता है लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति चलाई थी, ट्रीटी ऑफ लैप्स, जिसके तहत वो अंग्रेजी साम्राज्य का बेहद ज़्यादा प्रसार कर रहा होता है, उसको फैला रहा होता है। तो उस समय पे ब्रिटिश क्या करते हैं कि वो उनको ब्रिटिश जब पंजाब में और अपना पूरी तरह से पंजाब को लॉर्ड डलहौजी जीतना चाहता है और उसको मौका दे देते हैं सिख क्या करते हैं कि जो लाहौर में 2 अंग्रेजी रेजिडेंट होते हैं दोनों की हत्या कर देते हैं, ये इसका कारण है। और इससे क्या होता है कि लॉर्ड डलहौजी गुस्से में आता है और 1848-49 में वो पंजाब पर अटैक कर देता है, यानी सिख सेना जो होती है उस पर अटैक कर देता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात के युद्ध में ये देखो पंजाब विजय हो रहा है, सिख साम्राज्य को जीत रहे हैं अंग्रेज, लेकिन जो इसका नाम हुआ था, जो ये लास्ट युद्ध जिसमें पंजाब को फाइनली जीत लिया गया, उसका नाम था गुजरात युद्ध। ये युद्ध भी पूछ लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ये मत सोचना गुजरात युद्ध में गुजरात को जीता गया था। जो गुजरात युद्ध था उसमें फाइनली किसको जीता गया था, सिख साम्राज्य या पंजाब साम्राज्य को जीता गया था। और ये भी पूछ लेंगे कि पंजाब की विजय फाइनली किस युद्ध के दौरान हुई, 1849 में, तो गुजरात के युद्ध के दौरान पंजाब को जीता गया था पूरी तरह से। ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी पूरी तरह से पंजाब को जीत लेता है, पंजाब का जो साम्राज्य है वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के अंडर आ जाता है। और इसी के साथ ही मैं ये भी बता देता हूँ, इस समय इस युद्ध से पहले लॉर्ड डलहौजी ने एक स्टेटमेंट दी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये थी कि उसने कहा कि कंपनी ने बड़े बड़े हाथियों को भी हरा दिया है, पंजाब वो बस एक वो चींटी है उसको भी वो जीत लेंगे। ये स्टेटमेंट भी कई बार पूछ लेते हैं पंजाब के बारे में, ये स्टेटमेंट किसने दी, तो वो लॉर्ड डलहौजी ने दी थी। लेकिन जीतने के बाद जब उसका सिखों से सामना हुआ, उसने ये कहा कि अगर उसे भारत में कहीं पे जीतने में सबसे ज़्यादा परेशानी हुई तो वो सिख साम्राज्य को ही हुई। अंग्रेज़ों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, भले ही वो पंजाब को जीत गए, पर लॉर्ड डलहौजी ने लिखा था जो सबसे बेहतरीन उनके युद्ध हुए वो सिखों से हुए। सिखों की महानता में उन्होंने गुण भी गाए और सिख आर्मी की जो रण कौशल थी उसकी उन्होंने प्रशंसा भी की, अपनी जो उसकी उनकी खुद की बायोग्राफी थी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पंजाब पूरी तरह अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। जो राजा दिलीप सिंह था वो अल्पवयस्क था, यानी वो 18 साल का नहीं हुआ था, उसको पढ़ाई के पर्पज से लंदन इंग्लैंड भेज दिया जाता है। ये भी पूछ लेते हैं पंजाब का आखिरी राजा कौन था, तो वो राजा दिलीप सिंह था। दूसरी बात ये भी पूछ लेते हैं युद्ध हारने के बाद उसको कहाँ भेजा गया, लंदन इंग्लैंड भेजा गया। और जो कोहिनूर हीरा है वो क्वीन को भेंट किया गया। देखिए ये जो क्वीन को भेंट नहीं किया था, ये राजा दिलीप सिंह पे प्रेशर डाल के ये उसको दिलवाया गया था।
जो क्वीन थी उस समय पे विक्टोरिया, उसको ज़बरदस्ती दिलवाया गया था राजा दिलीप सिंह पे प्रेशर डलवा के। लेकिन ये दिखाया ऐसे गया कि एक न्यायप्रिय राजा ने अपना हीरा दान में दे दिया किसको, क्वीन विक्टोरिया को। जो भी जैसे भी आप इसको मानना चाहे मान सकते हैं, लेकिन ये फाइनली ये हुआ कि कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया, वो राजा दिलीप सिंह ने किया। किसको किया, क्वीन विक्टोरिया को किया, सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद। और सेकंड एंग्लो सिख वॉर किसके समय पे हुआ, लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ। टाइम पीरियड इसका 1848 से 1849 तक था। तो ये था हमारा आज का हिस्ट्री का चैप्टर था, जो कि एंग्लो सिख वॉर पे था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। मैंने इससे कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल जो भी जुड़ा हुआ है A to Z आपको बता दिया है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।